दोस्तों, गेम ऑफ थ्रोन्स की नई कहानी अगर आप लोगों को पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद। वापस चलना चाहिए, गैरेड ने आग्रह किया क्योंकि जंगल उनके चारों ओर अंधेरा होने लगा था। जंगली लोग मर चुके हैं। क्या मरे हुए लोग तुम्हें डराते हैं? सर वेमर रॉयस ने मुस्कुराहट के एक इशारे के साथ पूछा। गैरेड ने प्रलोभन में नहीं आया। वह एक बूढ़ा आदमी था, 50 पार, और उसने सरदारों को आते जाते देखा था। मरे हुए तो मरे हुए हैं, उसने कहा। हमें मरे हुओं से कोई लेना देना नहीं है। क्या वे मर चुके हैं? रॉयस ने धीरे से पूछा। हमारे पास क्या सबूत है? विल ने उन्हें देखा था, गैरेड ने कहा। अगर वह कहता है कि वे मर चुके हैं तो मेरे लिए यह सबूत पर्याप्त है। विल जानता था कि वे उसे देर सबेर झगड़े में घसीट लेंगे। वह चाहता था कि यह जल्दी होने के बजाय बाद में होता। मेरी मां ने मुझे बताया था कि मरे हुए लोग गीत नहीं गाते, उसने कहा। मेरी गीली नर्स ने भी यही बात कही थी। विल, हमारे सामने एक लंबी यात्रा है, गैरेड ने बताया। 8 दिन, शायद 9, और रात हो रही है। सर वेमर रॉयस ने उदासीनता से आकाश की ओर देखा। यह हर दिन लगभग इसी समय होता है। क्या तुम अंधेरे से बेखबर हो, गैरेड? विल गैरेड के मुंह के चारों ओर कसाव देख सकता था। उसकी आंखों में उसके लबादे के मोटे काले हुड के नीचे मुश्किल से दबा हुआ गुस्सा। गैरेड ने 40 साल नाइट वॉच में बिताए थे, आदमी और लड़के के रूप में, और वह हल्के में लिए जाने का आदी नहीं था। फिर भी यह उससे कहीं अधिक था। घायल अभिमान के नीचे विल वृद्ध व्यक्ति में कुछ और महसूस कर सकता था। आप इसका स्वाद ले सकते थे, एक नर्वस तनाव जो डर के करीब खतरनाक रूप से आ गया था। विल ने उसकी बेचैनी को साझा किया। वह दीवार पर 4 साल रहा था। पहली बार जब उसे परे भेजा गया था तो सभी पुरानी कहानियां वापस आ गई थी और उसका पेट पानी से भर गया था। बाद में उसने इस पर हंसा था। अब तक वह 100 रेंजिंग का अनुभवी हो चुका था और अंतहीन अंधेरे जंगल, जिसे दक्षिणी लोग भूतिया जंगल कहते थे, अब उसके लिए कोई डर नहीं था। आज रात तक। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, तो लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। आज रात कुछ अलग था। इस अंधेरे में एक किनारा था जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। 9 दिन वे सवारी करते रहे, उत्तर और उत्तर पश्चिम और फिर उत्तर की ओर, दीवार से दूर और दूर, वाइल्डलिंग हमलावरों के एक समूह के निशान पर। हर दिन पिछले दिन से भी बदतर था। आज सबसे बुरा दिन था। उत्तर से ठंडी हवा बह रही थी और इसने पेड़ों को जीवित चीजों की तरह सरसराहट कर दिया। पूरे दिन विल को लगा जैसे कोई उसे देख रहा है, कुछ ठंडा और कठोर जो उसे प्यार नहीं करता। गैरेड ने भी इसे महसूस किया था। विल दीवार की सुरक्षा के लिए पूरी ताकत से सवारी करना चाहता था, लेकिन यह भावना अपने कमांडर के साथ साझा करने लायक नहीं थी, खासकर इस तरह के कमांडर के साथ नहीं। सर वेमर रॉयस बहुत सारे वारिसों वाले एक पुराने घराने का सबसे छोटा बेटा था। वह 18 साल का एक सुंदर युवक था, जिसकी भूरी आंखें थीं और वह चाकू की तरह सुंदर और दुबला पतला था। अपने विशाल काले डेस्ट्रियर पर सवार शूरवीर विल और गैरेड से उनके छोटे छोटे गैरों पर ऊंचा खड़ा था। उसने काले चमड़े के जूते, काली ऊनी पैंट, काले मोलस्किन दस्ताने पहने थे और काले ऊन और उबले हुए चमड़े की परतों के ऊपर चमचमाते काले रिंगमेल का एक बढ़िया कोमल कोट। सर वेमर आधे साल से भी कम समय से नाइट वॉच के शपथ ग्रहण भाई थे, लेकिन कोई यह नहीं कह सकता था कि उन्होंने अपने व्यवसाय के लिए तैयारी नहीं की थी। कम से कम जहां तक उनके पहनावे की बात है। उनका लबादा उनकी शोभा बढ़ाता था, काला, मोटा, काला और पाप की तरह और मुलायम। शर्त है कि उसने उन सभी को खुद ही मार डाला। उसने किया, गैरेड ने शराब पीते हुए बैरक में कहा। उनके छोटे छोटे सिर मरोड़ दिए, हमारे शक्तिशाली योद्धा। वे सबने हंसी साझा की थी। जिस आदमी पर आप अपने प्यालों में हंसे हों, उससे आदेश लेना कठिन है, विल ने प्रतिबिंबित किया, क्योंकि वह अपने गैरोन के ऊपर कांपते हुए बैठा था। गैरेड ने भी ऐसा ही महसूस किया होगा। मॉर्मॉन्ट ने कहा, अगर बर्फबारी होती है तो हमें वापस आने में पखवाड़े भर का समय लग सकता है, और बर्फबारी ही सबसे अच्छी उम्मीद है। क्या आपने कभी बर्फीला तूफान देखा है, मेरे स्वामी?
ऐसा लग रहा था कि स्वामी ने उसकी बात नहीं सुनी। वह उस आधे उबाऊ आधे विचलित तरीके से गहराते हुए गोधूली का अध्ययन कर रहा था। विल ने शूरवीर के साथ इतनी देर तक सवारी की थी कि वह समझ गया था कि जब वह इस तरह दिखे तो उसे बीच में न रोकना ही सबसे अच्छा है। मुझे फिर से बताओ कि तुमने क्या देखा विल। सारी जानकारी, कुछ भी न छिपाओ। नाइट वॉच में शामिल होने से पहले विल एक शिकारी था। खैर, सच में एक शिकारी। मैलिस्टर फ्री राइडर्स ने उसे मैलिस्टर के अपने जंगल में रंगे हाथों पकड़ा था, मैलिस्टर के अपने ही हिरणों में से एक की खाल उतारते हुए, और यह ब्लैक पहनने या एक हाथ खोने का विकल्प था। कोई भी जंगल में विल की तरह चुपचाप नहीं चल सकता था, और ब्लैक भाइयों को उसकी प्रतिभा को पहचानने में ज्यादा समय नहीं लगा। कैंप 2 मील आगे, उस रिज के पार, एक धारा के किनारे है, विल ने कहा। मैंने हिम्मत करके पास पहुंच गया। वे 8 थे, पुरुष और महिला दोनों। मुझे कोई बच्चा नहीं दिखा। उन्होंने चट्टान के सहारे एक झोपड़ी बना रखी थी। बर्फ ने अब इसे अच्छी तरह से ढक लिया है, लेकिन मैं अभी भी इसे देख सकता था। कोई आग नहीं जल रही थी, लेकिन आग का गड्ढा अभी भी दिन की तरह साफ था। कोई भी हिलता डुलता नहीं था। मैंने बहुत देर तक देखा। कोई भी जीवित व्यक्ति कभी इतना शांत नहीं लेटा था। क्या तुमने कोई खून देखा? अच्छा नहीं, विल ने स्वीकार किया। क्या तुमने कोई हथियार देखा? कुछ तलवारें, कुछ धनुष। एक आदमी के पास एक कुल्हाड़ी थी, भारी दिखने वाली, 2धारी लोहे का एक क्रूर टुकड़ा। यह उसके बगल में, उसके हाथ के ठीक पास जमीन पर पड़ा था। क्या तुमने शवों की स्थिति पर ध्यान दिया? विल ने कंधे उचका दिए। एक जोड़ा चट्टान के सहारे बैठा है। उनमें से ज्यादातर जमीन पर हैं, गिरे हुए जैसे, या सो रहे हैं, रॉयस ने सुझाव दिया। गिरे हुए, विल ने जोर दिया। एक महिला लोहे के जंगल में है, शाखाओं में आधी छिपी हुई, दूर की आंखें। वह हल्के से मुस्कुराया। मैंने ध्यान रखा कि वह मुझे कभी न देखे। जब मैं करीब गया तो मैंने देखा कि वह भी नहीं हिल रही थी। खुद के बावजूद वह कांप उठा। तुम्हें ठंड लग रही है? रॉयस ने पूछा। कुछ, विल ने बड़बड़ाया। हवा महाशय। युवा शूरवीर अपने भूरे बालों वाले सैनिक की ओर मुड़ा। ठंड से गिरे पत्ते उनके पास से फुसफुसाते हुए गुजरे, और रॉयस का डेस्ट्रियर बेचैनी से हिल रहा था। तुम्हारा क्या ख्याल है कि इन लोगों की मौत किस वजह से हुई होगी, गैरेड? सर वेमर ने सहजता से पूछा। उसने अपने लंबे सैबल लबादे की चादर को ठीक किया। यह ठंड थी, गैरेड ने लोहे की तरह दृढ़ निश्चय के साथ कहा। मैंने पिछली सर्दियों में लोगों को जमते देखा था, और उससे पहले की सर्दियों में, जब मैं आधा लड़का था। हर कोई 40 फीट गहरी बर्फ के बारे में बात करता है और कैसे बर्फीली हवा उत्तर से आती है, लेकिन असली दुश्मन ठंड है। यह विल से भी ज्यादा चुपचाप आपके पास आती है, और पहले तो आप कांपते हैं और आपके दांत किटकिटाते हैं और आप अपने पैर पटकते हैं और मसालेदार शराब और अवसा और अच्छी गर्म आग के सपने देखते हैं। यह जलती है, यह जलती है। ठंड की तरह कुछ भी नहीं जलता, लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए। फिर यह आपके अंदर घुस जाती है और आपको भरने लगती है, और कुछ समय बाद आपके पास इससे लड़ने की ताकत नहीं रहती। बस बैठ जाना या सो जाना आसान है। वे कहते हैं कि अंत में आपको कोई दर्द महसूस नहीं होता। पहले आप कमजोर और नींद से भरे होते हैं और सब कुछ फीका पड़ने लगता है, और फिर यह गर्म दूध के समुद्र में डूबने जैसा होता है, शांतिपूर्ण जैसे। कितनी वाकपटुता है, गैरेड, सर वेमर ने कहा। मुझे कभी संदेह नहीं हुआ कि आपके अंदर यह है। मेरे अंदर भी सर्दी थी, लॉर्डलिंग। गैरेड ने अपना हुड वापस खींचा। सर वेमर को उन स्टंपों पर एक अच्छी लंबी नजर डालने दिया जहां उसके कान थे। 2 कान, 3 पैर की उंगलियां और मेरे बाएं हाथ की छोटी उंगली। मैं बच गया। हमने पाया कि मेरा भाई अपनी घड़ी पर जम गया है। उसके चेहरे पर मुस्कान है। सर वेमर ने कंधे उचका दिए। तुम्हें अधिक गर्म कपड़े पहनने चाहिए, गैरेड। गैरेड ने लॉर्डलिंग को घूर कर देखा। उसके कानों के छेद के आसपास के निशान गुस्से से लाल हो गए। अगर गैरेड ने कहा कि यह ठंड है, विल ने शुरू किया। क्या आपने पिछले सप्ताह कोई घड़ी निकाली है, विल? हाँ, महामहिम। ऐसा कोई सप्ताह नहीं था जब उसने 1 दर्जन से ज्यादा घड़ियां न निकाली हों। वह आदमी किस ओर इशारा कर रहा था? और आपने दीवार कैसे ढूंढी? रोते हुए
विल ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। अब जब लॉर्डलिंग ने उसे इशारा किया था तो उसे यह काफी स्पष्ट दिखाई दे रहा था। वे जम नहीं सकते थे। अगर दीवार रो रही होती तो नहीं। यह काफी ठंडा नहीं था। रॉयस ने सिर हिलाया। अच्छा बेटा, पिछले सप्ताह हमारे यहां कुछ हल्की ठंड पड़ी थी और बीच बीच में बर्फबारी भी हुई थी, लेकिन निश्चित रूप से इतनी भयंकर ठंड नहीं थी कि 8 वयस्क लोगों की जान ले सके। मैं आपको याद दिला दूं कि फर और चमड़े से सजे लोग पास में आश्रय और आग बनाने के साधन के साथ। शूरवीर की मुस्कान निश्चिंत थी। विल, हमें वहां ले चलो। मैं इन मरे हुए लोगों को खुद देख लूंगा। और फिर इसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता था। आदेश दिया जा चुका था और सम्मान ने उन्हें आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य किया। विल आगे चला गया। उसका झबरा छोटा गैरोन झाड़ियों के बीच से सावधानी से रास्ता चुन रहा था। पिछली रात हल्की बर्फबारी हुई थी और उसकी परत के ठीक नीचे पत्थर, जड़ें और छिपे हुए गड्ढे थे जो लापरवाह और बेखबर लोगों का इंतजार कर रहे थे। गए सर वेमर रॉयस अगले आए। उनका बड़ा काला डेस्ट्रियर अधीरता से सूंघ रहा था। युद्ध का घोड़ा रेंजिंग के लिए गलत सवारी थी, लेकिन कोशिश करो और लॉर्डलिंग को यह बताओ। गैरेड पीछे से आया। बूढ़ा सैनिक घोड़े पर सवार होकर अपने आप से कुछ बुदबुदा रहा था। गोधूली गहराती जा रही थी। बादल रहित आकाश गहरा बैंगनी हो गया। एक पुराने घाव का रंग फिर फीका पड़ता हुआ काला हो गया। तारे निकलने लगे। आधा चांद उदय हुआ। विल प्रकाश के लिए आभारी था। हम इससे बेहतर गति से चल सकते हैं, निश्चित रूप से, रॉयस ने कहा जब चांद पूरा निकला। इस घोड़े के साथ नहीं, विल ने कहा। डर ने उसे अहंकारी बना दिया था। शायद मेरे स्वामी नेतृत्व करना चाहेंगे। सर वेमर रॉयस ने जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। जंगल में कहीं दूर एक भेड़िया चिल्लाया। विल ने अपने घोड़े को एक प्राचीन घुमावदार लोहे की लकड़ी के नीचे खींचा और उतर गया। आप रुक क्यों ही रहे हैं? सर वेमर ने पूछा। उसका बड़ा साबल लबादा पीछे से किसी अजीवित चीज की तरह हिल रहा था। यहां कुछ गड़बड़ है, गैरेड ने बड़बड़ाया। युवा शूरवीर ने उसे तिरस्कार भरी मुस्कान दी। क्या वहां है? क्या आप इसे महसूस नहीं कर सकते? गैरेड ने पूछा। अंधेरे को सुनो। विल इसे महसूस कर सकता था। नाइट वॉच में 4 साल और वह कभी इतना डरा नहीं था। यह क्या था? हवा, पेड़ों की सरसराहट, एक भेड़िया। यह कौन सी आवाज है जो तुम्हें इतना कमजोर कर रही है, गैरेड? जब गैरेड ने कोई जवाब नहीं दिया तो रॉयस ने अपनी काठी से शान से सरक कर नीचे सरका दिया। उसने डेस्ट्रियर को दूसरे घोड़ों से काफी दूर एक निचले लटके हुए अंग से सुरक्षित रूप से बांध दिया और अपनी लंबी तलवार को म्यान से निकाल लिया। उसके मूठ में रत्न चमक रहे थे। यह तलवार आपको उलझा देगी महामहिम। चाकू बेहतर है। अगर मुझे निर्देश की आवश्यकता होगी तो मैं इसके लिए पूछूंगा, युवा स्वामी ने कहा। गैरेड, यहीं रहो, घोड़ों की रखवाली करो। गैरेड घोड़े से उतरा। हमें आग की जरूरत है, मैं इसका प्रबंध करूंगा। तुम कितने बड़े मूर्ख हो बूढ़े आदमी। अगर इस जंगल में दुश्मन हैं, तो आग आखिरी चीज है जो हमें चाहिए। कुछ दुश्मन हैं जिन्हें आग दूर रख सकती है, गैरेड ने कहा। भालू और भयंकर भेड़िए और अन्य चीजें। सर वेमर का मुंह सख्त हो गया। कोई आग नहीं। गैरेड का हुड उसके चेहरे पर छाया हुआ था, लेकिन विल उसकी आंखों में कठोर चमक देख सकता था, क्योंकि वह शूरवीर को घूर रहा था। एक पल के लिए उसे डर लगा कि बूढ़ा आदमी उसकी तलवार के लिए जाएगा। यह एक छोटी बदसूरत चीज थी। पसीने से इसकी पकड़ फीकी पड़ गई थी। कठोर उपयोग से इसकी धार खराब हो गई थी। लेकिन अगर गैरेड ने इसे म्यान से बाहर निकाला होता तो विल लॉर्डलिंग की जान के लिए एक लोहे का गोला भी नहीं देता। अंत में गैरेड ने नीचे देखा। कोई आग नहीं, उसने धीमी आवाज में कहा। रॉयस ने इसे सहमति के तौर पर लिया और दूर चला गया। आगे बढ़ो, उसने विल से कहा। विल ने एक झाड़ी के बीच से अपना रास्ता बनाया, फिर ढलान पर चढ़ना शुरू किया, जहां उसे एक प्रहरी के पेड़ के नीचे अपना सुविधाजनक स्थान मिला था। बर्फ की पतली परत के नीचे जमीन नम और कीचड़ भरी थी। फिसलन भरी जगह, चट्टानें और छिपी हुई जड़ें पे आपको फंसा सकती थीं। चढ़ते समय विल ने कोई आवाज नहीं की। उसके पीछे
उसने लॉर्डलिंग के रिंगमेल की नरम धात्विक सरसराहट, पत्तों की सरसराहट और बुदबुदाती गालियां सुनी जब पहुंचने वाली शाखाएं उसकी लंबी तलवार को पकड़ रही थीं और उसके शानदार सैबल लबादे को खींच रही थीं। महान प्रहरी ठीक वहां रिज के शीर्ष पर था, जहां विल को पता था कि वह होगा। इसकी सबसे निचली शाखाएं जमीन से नंगे पांव ऊपर थीं। विल नीचे की ओर फिसल गया, बर्फ और कीचड़ में अपने पेट के बल और नीचे खाली मैदान को देखा। उसका दिल सीने में रुक गया। एक पल के लिए उसने सांस लेने की हिम्मत नहीं की। चांदनी समाशोधन पर चमक रही थी। आग के गड्ढे की राख, बर्फ से ढकी झोपड़ी, बड़ी चट्टान, छोटी आधी जमी हुई धारा, सब कुछ वैसा ही था जैसा कुछ घंटे पहले था। वे चले गए थे, सभी शव गायब थे। भगवान, उसने अपने पीछे सुना। वह प्रहरी के पास खड़ा था, हाथ में लंबी तलवार। हवा के आने पर उसका लबादा उसके पीछे लहरा रहा था, सभी को देखने के लिए सितारों के खिलाफ भव्य रूप से रेखांकित। नीचे उतर जाओ, विल ने तत्काल फुसफुसाया। कुछ गड़बड़ है। रॉयस नहीं हिला। उसने खाली समाशोधन को देखा और हंसा। आपके मृत लोगों ने शिविर स्थानांतरित कर दिया है, विल। विल की आवाज ने उसे छोड़ दिया। वह उन शब्दों को टटोल रहा था जो नहीं आ रहे थे। साथ यह संभव नहीं था। उसकी आंखें परित्यक्त शिविर स्थल पर आगे पीछे घूमती रहीं, कुल्हाड़ी पर रुक गईं। एक विशाल दोधारी युद्ध कुल्हाड़ी अभी भी वहीं पड़ी थी जहां उसने इसे आखिरी बार देखा था, अछूता, एक मूल्यवान हथियार अपने पैरों पर। विल, सर वेमर ने आदेश दिया, पेड़ पर चढ़ो, जल्दी करो, आग की तलाश करो। विल बिना कुछ कहे मुड़ गया। बहस करने का कोई फायदा नहीं था। हवा चल रही थी, हवा ने उसे काट दिया। वह पेड़ पर चढ़ गया, एक भूरे हरे रंग का प्रहरी, और चढ़ना शुरू कर दिया। जल्द ही उसके हाथ रस से चिपचिपे हो गए और वह सुइयों के बीच खो गया। डर उसके पेट में ऐसे भर गया जैसे वह भोजन पचा नहीं पा रहा हो। उसने लकड़ी के अनाम देवताओं से प्रार्थना की और अपनी तलवार को म्यान से बाहर निकाला। उसने उसे अपने दांतों के बीच दबा लिया ताकि दोनों हाथ चढ़ने के लिए स्वतंत्र रहें। उसके मुंह में ठंडे लोहे का स्वाद उसे सुकून दे रहा था। नीचे लॉर्डलिंग ने अचानक पुकारा, वहां कौन जा रहा है? विल ने चुनौती में अनिश्चितता सुनी। उसने चढ़ना बंद कर दिया। उसने सुना, उसने देखा, जंगल ने जवाब दिया। पत्तियों की सरसराहट, धारा की बर्फीली धार, दूर से एक हिम उल्लू की आवाज। दूसरों ने कोई आवाज नहीं की। विल ने अपनी आंख के कोने से हलचल देखी। लकड़ी के बीच से पीली आकृतियां सरक रही थीं। उसने अपना सिर घुमाया। अंधेरे में एक सफेद परछाई देखी, फिर वह गायब हो गई। हवा में शाखाएं धीरे धीरे हिल रही थीं, लकड़ी की उंगलियों से एक दूसरे को खरोंच रही थीं। विल ने चेतावनी देने के लिए अपना मुंह खोला और शब्द उसके गले में जम गए। शायद वह गलत था। शायद यह सिर्फ एक पक्षी था, बर्फ पर एक प्रतिबिंब, चांदनी की कोई चाल। आखिर उसने क्या देखा था? विल, तुम कहां हो? सर वेमर ने पुकारा। क्या तुम कुछ देख सकते हो? वह धीरे धीरे घूम रहा था, अचानक सावधान। उसकी तलवार हाथ में थी। उसने उन्हें महसूस किया होगा जैसे विल ने उन्हें महसूस किया था। देखने के लिए कुछ भी नहीं था। मुझे जवाब दो, इतनी ठंड क्यों है? ठंड थी। कांपते हुए विल अपने बसेरे से और भी कसकर चिपक गया। उसका चेहरा प्रहरी की सूंड से जोर से दबा हुआ था। वह अपने गाल पर मीठा, चिपचिपा रस महसूस कर सकता था। जंगल के अंधेरे से एक छाया उभरी। वह रॉयस के सामने खड़ी थी। वह लंबी थी और पुरानी हड्डियों की तरह दुबली और सख्त थी। मांस दूध की तरह पीला था। जैसे जैसे वह चलती, उसका कवच रंग बदलता प्रतीत होता था। यहां वह नई गिरी हुई बर्फ की तरह सफेद थी, वहां छाया की तरह काली। हर जगह पेड़ों के गहरे भूरे हरे रंग से धब्बेदार। हर कदम पर पैटर्न पानी पर चांदनी की तरह दौड़ रहे थे। विल ने सर वेमर रॉयस की सांस को एक लंबी फुफकार में निकलते सुना। आगे मत आओ, प्रभु ने चेतावनी दी। उसकी आवाज एक लड़के की तरह फटी हुई थी। उसने युद्ध के लिए अपनी भुजाओं को मुक्त करने के लिए अपने कंधों पर लंबा साबल लबादा वापस फेंक दिया और अपनी तलवार को दोनों हाथों में ले लिया। हवा रुक गई थी। बहुत ठंड थी।
दूसरा चुपचाप आगे बढ़ा। उसके हाथ में एक लंबी तलवार थी, जैसी विल ने पहले कभी नहीं देखी थी। उस ब्लेड को बनाने में कोई मानव धातु नहीं लगी थी। यह चांदनी से सजीव थी, पारदर्शी क्रिस्टल का एक टुकड़ा इतना पतला कि किनारे से देखने पर लगभग गायब हो जाता था। उस चीज में एक हल्की नीली चमक थी, एक भूतिया रोशनी जो उसके किनारों के चारों ओर खेल रही थी, और किसी तरह विल को पता था कि यह किसी भी उस तरह से ज्यादा तेज है। सर वेमर ने उसका बहादुरी से सामना किया। तो मेरे साथ नाचो। उसने अपनी तलवार को अपने सिर के ऊपर उठाया, विद्रोही भाव से। उसके हाथ उसके वजन से या शायद ठंड से कांप रहे थे। फिर भी उस पल में विल ने सोचा, वह अब एक लड़का नहीं था बल्कि नाइट वॉच का आदमी था। दूसरा रुक गया। विल ने उसकी आंखें देखी, नीली, किसी भी इंसानी आंख से ज्यादा गहरी और नीली, एक नीला जो बर्फ की तरह जल रहा था। वे ऊंची जगह पर कांपती हुई लंबी तलवार पर टिकी थी, चांदनी को धातु पर ठंडी बहती देख रही थी। एक दिल की धड़कन के लिए उसने उम्मीद करने की हिम्मत की। वे छाया से चुपचाप उभरे पहले के जुड़वाओं, उनमें से 3, 4, 5। सर वेमर ने उनके साथ आई ठंड को महसूस किया होगा, लेकिन उसने उन्हें कभी नहीं देखा, कभी नहीं सुना। विल को आवाज लगानी पड़ी। यह उसका कर्तव्य था, और उसकी मौत अगर उसने ऐसा किया। वह कांप उठा और पेड़ से लिपट गया और चुप रहा। पीली तलवार हवा में कांपती हुई आई। सर वेमर ने इसे स्टील से मारा। जब ब्लेड मिले तो धातु पर धातु का कोई छल्ला नहीं था। उसके पीछे, दाएं, बाएं, उसके चारों ओर दर्शक धैर्यपूर्वक बिना चेहरे के मौन खड़े थे। उनके नाजुक कवच के बदलते पैटर्न उन्हें जंगल में लगभग अदृश्य बना रहे थे। फिर भी उन्होंने हस्तक्षेप करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। बार बार तलवारें टकराती रहीं जब तक विल उनके टकराव की अजीब पीड़ादायक चीख से अपने कानों को ढकना नहीं चाहता था। सर वेमर अब प्रयास से हाँफ रहा था। उसकी सांस चांदनी में भाप बन रही थी। उसका ब्लेड ठंड से सफेद हो गया था, दूसरे का पीला नीला प्रकाश के साथ नाच रहा था। फिर रॉयस का पैरी बहुत देर से आया। पीली तलवार ने उसकी बांह के नीचे रिंग मेल को काट दिया। युवा स्वामी दर्द में चिल्लाया। छल्लों के बीच खून बह रहा था। यह ठंड में भाप बन रहा था, और बूंदें जहां बर्फ को छूती थीं, आग की तरह लाल लगती थीं। सर वेमर की उंगलियां उसकी बगल से छू गईं। उसका मोलस्किन दस्ताना लाल रंग से भीगा हुआ निकल आया। दूसरे ने ऐसी भाषा में कुछ कहा जो विल नहीं जानता था। उसकी आवाज सर्दियों की झील पर बर्फ के टूटने जैसी थी, और शब्द मजाक उड़ा रहे थे। सर वेमर रॉयस को अपना गुस्सा मिला। रॉबर्ट के लिए दूसरे की पैरी लगभग सुस्त थी। जब ब्लेड छूते थे तो स्टील टूट जाता था। जंगल की रात में एक चीख गूंजी, और लंबी तलवार 100 भंगुर टुकड़ों में कांप गई। धारें सुइयों की बारिश की तरह बिखर गईं। रॉयस अपने घुटनों पर बैठ गया, चीखने लगा और अपनी आंखें ढंक लीं। उसकी उंगलियों के बीच खून बह रहा था। देखने वाले एक साथ आगे बढ़े जैसे कोई संकेत दिया गया हो। तलवारें उठीं और गिरीं, सब एक मौत के सन्नाटे में। यह ठंडी कत्लेआम थी। पीली ब्लेड रिंग मेल को ऐसे चीरती हुई निकल गईं जैसे वह रेशम हो। विल ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके नीचे उसने उनकी आवाजें और हंसी सुनी जो बर्फ के टुकड़ों की तरह तीखी थीं। जब उसने फिर से देखने का साहस पाया तो बहुत समय बीत चुका था और नीचे की चोटी खाली थी। वह पेड़ पर रहा, सांस लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था, जबकि चांद धीरे धीरे काले आसमान में रेंग रहा था। अंत में उसकी मांसपेशियां ऐंठ रही थीं और उसकी उंगलियां ठंड से सुन्न हो रही थीं। वह नीचे उतरा। रॉयस का शरीर बर्फ में मुंह के बल पड़ा था। एक हाथ बाहर निकला हुआ था। मोटे सेबल लबादे को 1 दर्जन जगहों पर काटा गया था। इस तरह मृत पड़े हुए आपने देखा कि वह कितना छोटा था। एक लड़का। उसने कुछ फीट दूर तलवार का जो कुछ बचा था उसे पाया। अंत टूटकर बिखर गया था और बिजली गिरने से पेड़ की तरह मुड़ गया था। विल घुटनों के बल बैठा, सावधानी से चारों ओर देखा और उसे छीन लिया। टूटी हुई तलवार उसका सबूत होगी। गैरेट को पता होगा कि इसका क्या करना है, और यदि वह नहीं तो निश्चित रूप से वह बूढ़ा भालू मॉर्मंट या मास्टर एमन।
क्या गैरेड अभी भी घोड़ों के साथ इंतजार कर रहा होगा? उसे जल्दी करनी थी। विल उठा। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। सवाल पूछे गए और जवाब दिए गए, लेकिन उसके बाद ब्रैन को ज्यादा कुछ याद नहीं आ रहा था कि क्या कहा गया था। अंत में उसके स्वामी पिता ने एक आदेश दिया और उसके 2 पहरेदारों ने उस फटेहाल आदमी को चौक के बीच में लोहे की लकड़ी के ढेर पर खींच लिया। उन्होंने उसका सिर जबरदस्ती सख्त काली लकड़ी पर टिका दिया। लॉर्ड एडार्ड स्टार्क घोड़े से उतरे और उनके वार्ड थियोन ग्रेजॉय ने तलवार निकाली। उस तलवार को आइस कहा जाता था। यह एक आदमी के हाथ जितनी चौड़ी थी और रॉब से भी लंबी थी। ब्लेड वैलेरियन स्टील का था, जादू से गढ़ा हुआ और धुएं जैसा काला। वैलेरियन स्टील जैसी धार किसी और चीज में नहीं थी। उसके पिता ने अपने दस्ताने उतारे और उन्हें अपने घर के रक्षक जोरी कैसल को थमा दिया। उसने दोनों हाथों से आइस को पकड़ लिया और कहा, हाउस बैराथियोन के रॉबर्ट के नाम पर, अपने नाम के पहले, एंडल्स और रॉयनार के राजा और पहले आदमी, 7 राज्यों के भगवान और दायरे के रक्षक, हाउस स्टार्क के एडार्ड, विंटरफेल के स्वामी और उत्तर के वार्डन के वचन से मैं तुम्हें मौत की सजा देता हूं। उसने बड़ी तलवार को अपने सिर के ऊपर उठा लिया। ब्रान का कमीना भाई जॉन स्नो करीब आ गया। टट्टू को अच्छी तरह से हाथ में रखो, वह फुसफुसाया, और दूर मत देखो, अगर तुमने देखा तो पिताजी को पता चल जाएगा। ब्रान ने अपने टट्टू को अच्छी तरह से हाथ में रखा और दूर नहीं देखा। उसके पिता ने एक ही निश्चित प्रहार से उस आदमी का सिर काट दिया। खून बर्फ पर फैल गया, गर्मियों की शराब की तरह लाल। घोड़ों में से एक ने पीछे हटना शुरू किया और भागने से रोकने के लिए उसे रोकना पड़ा। ब्रान अपनी आंखें खून से नहीं हटा सका। स्टंप के चारों ओर की बर्फ ने इसे उत्सुकता से पी लिया। जैसे ही उसने देखा, लाल हो गई। सिर एक मोटी जड़ से टकराया और लुढ़क गया। यह ग्रे जॉय के पैरों के पास आया। थियोन 19 गधा। जॉन ने इतनी धीमी आवाज में कहा कि ग्रेजॉय ने उस साइड इस सुना नहीं। उसने ब्रैन के कंधे पर हाथ रखा और ब्रैन ने अपने कमीने भाई की ओर देखा। तुमने अच्छा किया, जॉन ने उसे गंभीरता से कहा। जॉन 14 साल का था, न्याय करने में माहिर। विंटरफेल की ओर वापस लंबी सवारी में ठंड लग रही थी। हालांकि तब तक हवा थम चुकी थी और सूरज आसमान में ऊंचा था। ब्रैन अपने भाइयों के साथ मुख्य दल से काफी आगे निकल गया। उसका टट्टू उनके घोड़ों के साथ बने रहने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहा था। भगौड़ा बहादुरी से मरा, रॉब ने कहा। वह बड़ा और चौड़ा था और हर दिन बढ़ रहा था। उसकी मां का रंग, गोरी त्वचा, लाल भूरे बाल और रिवररन के टुल्ली की नीली आंखें थीं। कम से कम उसमें हिम्मत तो थी। नहीं, जॉन स्नो ने धीरे से कहा, यह हिम्मत नहीं थी, यह डर से मरा हुआ था। आप इसे उसकी आंखों में देख सकते थे, स्टार्क। जॉन की आंखें इतनी गहरी ग्रे थीं कि वे लगभग काली लग रही थीं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जो उन्होंने नहीं देखा। वह रॉब के बराबर उम्र का था, लेकिन वे एक जैसे नहीं दिखते थे। जॉन रॉब की तुलना में दुबला था, रॉब की तुलना में काला, रॉब की तुलना में गोरा, सुंदर और फुर्तीला था, जबकि उसका सौतेला भाई मजबूत और तेज था। रॉब प्रभावित नहीं हुआ। दूसरे उसकी आंखें ले लेंगे, उसने कसम खाई। वह अच्छी तरह से मर गया। क्या तुम पुल तक दौड़ोगे? हो गया, जॉन ने अपने घोड़े को आगे बढ़ाते हुए कहा। रॉब ने गाली दी और उसका पीछा किया और वे पगडंडी से नीचे सरपट भाग गए। रॉब हंस रहा था और हूटिंग कर रहा था। जॉन चुप और ध्यानमग्न था। उनके घोड़ों के खुरों से बर्फ की बौछारें गिर रही थीं। ब्रान ने उसका पीछा करने की कोशिश नहीं की। उसका टट्टू उसके साथ नहीं चल सका। उसने फटेहाल आदमी की आंखें देखी थीं और वह अब उनके बारे में सोच रहा था। थोड़ी देर बाद रॉब की हंसी की आवाज कम हो गई। हां पिताजी, ब्रैन ने उससे कहा। उसने ऊपर देखा। अपने फर और चमड़े में लिपटे अपने महान युद्ध के घोड़े पर सवार उसके स्वामी पिता एक विशालकाय की तरह उसके ऊपर मंडरा रहे थे। रॉब का कहना है कि वह आदमी बहादुरी से मरा, लेकिन जॉन का कहना है कि वह डर गया था। तुम क्या सोचते हो? उसके पिता ने पूछा। ब्रैन ने इसके बारे में सोचा। क्या कोई आदमी तब भी बहादुर हो सकता है जब वह डरता है? यही एकमात्र समय है जब कोई आदमी बहादुर हो सकता है।
उसके पिता ने उससे कहा, क्या तुम समझते हो कि मैंने ऐसा क्यों किया? वह एक जंगली था, ब्रान ने कहा। वे महिलाओं को उठा ले जाते हैं और उन्हें दूसरों को बेच देते हैं। उसके स्वामी पिता मुस्कुराए। बूढ़ी नान तुम्हें फिर से कहानियां सुना रही है। सच में वह आदमी एक शपथ तोड़ने वाला था। नाइट वॉच से भगोड़ा। कोई भी आदमी उससे अधिक खतरनाक नहीं है। भगोड़ा जानता है कि अगर उसे ले जाया गया तो उसकी जान जब्त हो जाएगी, इसलिए वह किसी भी अपराध से पीछे नहीं हटेगा, चाहे वह कितना भी घिनौना क्यों न हो। लेकिन तुम मुझे गलत समझ रहे हो। सवाल यह नहीं था कि आदमी को क्यों मरना पड़ा, बल्कि यह था कि मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए। ब्रान के पास इसका कोई जवाब नहीं था। राजा रॉबर्ट के पास एक जल्लाद है, उसने अनिश्चितता से कहा। हां है, उसके पिता ने स्वीकार किया। जैसा कि उससे पहले टारगैरियन राजाओं के पास था, यदि आप किसी व्यक्ति की जान लेना चाहते हैं तो आपको उसकी आंखों में देखना चाहिए और उसके अंतिम शब्द सुनने चाहिए। और यदि आप ऐसा करने में असमर्थ हैं तो शायद वह व्यक्ति मरने के लायक नहीं है। एक दिन ब्रैन, तुम रॉब के बैनरमैन बनोगे, अपने भाई और अपने राजा के लिए अपना खुद का किला संभालोगे और न्याय तुम्हारे हाथ में आएगा। जब वह दिन आएगा तो तुम्हें इस कार्य में कोई खुशी नहीं होनी चाहिए, लेकिन न ही तुम्हें इससे मुंह मोड़ना चाहिए। एक शासक जो भुगतान किए गए जल्लादों के पीछे छिपता है, वह जल्द ही भूल जाता है कि मृत्यु क्या है। तभी जॉन उनके सामने पहाड़ी की चोटी पर फिर से प्रकट हुआ। उसने हाथ हिलाया और उन पर चिल्लाया, पिता, ब्रैन, जल्दी आओ, देखो रॉब ने क्या पाया है। और फिर वह फिर से चला गया। जॉरी उनके बगल में सवार होकर आया। मुसीबत मेरे स्वामी, इसमें कोई संदेह नहीं है, उसके स्वामी पिता ने कहा। आओ देखते हैं कि मेरे बेटों ने अब कौन सी बुराई को जड़ से उखाड़ फेंका है। उसने अपने घोड़े को दौड़ाया। जॉरी और ब्रैन प्लानिस और बाकी लोग उसके पीछे आए। उन्होंने रॉब को पुल के उत्तर में नदी के किनारे पाया। जॉन अभी भी उसके बगल में सवार था। इस बार गर्मियों में बर्फबारी बहुत ज्यादा थी। रॉब घुटनों तक सफेद कपड़ों में खड़ा था। उसने अपना हुड पीछे खींच लिया था ताकि सूरज की रोशनी उसके बालों में पड़ सके। वह अपनी बांह में कुछ पकड़े हुए था, जबकि लड़के धीमी, उत्साहित आवाज में बात कर रहे थे। सवारों ने बर्फ के ढेरों के बीच से सावधानीपूर्वक अपना रास्ता चुना। छिपी हुई असमान जमीन पर ठोस पैर रखने की कोशिश की। जॉरी कैसल और थियोन ग्रेजॉय सबसे पहले लड़कों के पास पहुंचे। ग्रेजॉय सवारी करते हुए हंस रहा था और मजाक कर रहा था। ब्रैन ने उसकी सांसें निकलती सुनी। भगवान, उसने चिल्लाया। अपने घोड़े पर नियंत्रण रखने के लिए संघर्ष करते हुए उसने अपनी तलवार पकड़ी। जॉरी की तलवार पहले ही बाहर आ चुकी थी। रॉब, इससे दूर हो जाओ, उसने पुकारा, क्योंकि उसका घोड़ा उसके नीचे पीछे की ओर झुका हुआ था। रॉब मुस्कुराया और अपनी बाहों में बंधी गठरी से ऊपर देखा। वह तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकती, उसने कहा। वह मर चुकी है, जॉरी। तब तक ब्रैन उत्सुकता से जल रहा था। वह टट्टू को और तेजी से आगे बढ़ाता, लेकिन उसके पिता ने उन्हें पुल के पास से उतार दिया और पैदल ही आगे बढ़ने को कहा। ब्रैन कूद गया और भाग गया। तब तक जॉन, जॉरी और थियोन ग्रेजॉय भी उतर चुके थे। आखिर यह क्या है? ग्रेजॉय पूछ रहा था। एक भेड़िया, रॉब ने उससे कहा। एक सन की, ग्रेजॉय ने कहा। इसका आकार तो देखो। ब्रैन का दिल उसकी छाती में धड़क रहा था, क्योंकि वह सपने वे भाइयों की तरफ कमर तक ऊंची पहाड़ी से धक्का देकर जा रहा था। खून से सने बर्फ में आधा दबा हुआ एक विशाल काला आकार मौत के मुंह में गिरा हुआ था। उसके झबरा भूरे फर में बर्फ जम गई थी और भ्रष्टाचार की हल्की गंध एक महिला के इत्र की तरह उससे चिपकी हुई थी। ब्रैन ने कीड़ों से रेंगती अंधी आंखों और पीले दांतों से भरे चौड़े मुंह को देखा, लेकिन यह उसका आकार था जिसने उसे चौंका दिया। यह उसके टट्टू से बड़ा था, उसके पिता के केनेल में सबसे बड़े शिकारी कुत्ते के आकार का 2 गुना। यह कोई अजीब नहीं है, जॉन ने शांति से कहा। यह एक डायर वुल्फ है। वे अन्य प्रकार की तुलना में बारपाना समय बड़े होते हैं। थियोन ग्रेजॉय ने कहा। पिल्ला भूरे काले फर की एक छोटी सी गेंद थी। उसकी आंखें अभी भी बंद थीं। रॉब ने उसे गोद में लिया और वह उसकी छाती से आंख मूंदकर लिपट गया। अपने चमड़े के बीच दूध ढूंढ रहा था।
और एक उदास छोटी सी कराहने वाली आवाज निकाल रहा था। ब्रैन ने झिझकते हुए हाथ बढ़ाया। आगे बढ़ो, रॉब ने उससे कहा, तुम उसे छू सकते हो। ब्रैन ने पिल्ला को एक त्वरित घबराहट भरा झटका दिया, फिर मुड़ा। जब जॉन ने कहा, यह लो, उसके सौतेले भाई ने दूसरे पिल्ले को उसकी बाहों में डाल दिया। उनमें से 5 हैं। ब्रैन बर्फ में बैठ गया और भेड़िए के बच्चे को अपने चेहरे से लगा लिया। उसका फर उसके गाल पर नरम और गर्म था। इतने सालों के बाद राज्य में भयंकर भेड़िए खुले हैं, घोड़े के मालिक हुलेन ने बड़बड़ाया। मुझे यह पसंद नहीं है। यह एक संकेत है, जॉरी ने कहा। पिता ने भौहें सिकोड़ी। यह केवल एक मृत जानवर है, जॉरी, उन्होंने कहा। फिर भी वे परेशान लग रहे थे। जब वे शव के चारों ओर घूम रहे थे तो उनके जूतों के नीचे बर्फ चरमरा रही थी। क्या हम जानते हैं कि उसे किसने मारा? गले में कुछ है, रॉब ने उससे कहा। उसे अपने पिता के पूछने से पहले ही जवाब मिल जाने पर गर्व था। वहां जबड़े के ठीक नीचे उसके पिता घुटनों के बल बैठे और अपने हाथ से जानवर के सिर को टटोला। उसने झटका दिया और सभी को दिखाने के लिए उसे ऊपर उठाया। 1 फुट का टूटा हुआ सींग, टूटे हुए सींग खून से लथपथ। पार्टी में अचानक सन्नाटा छा गया। पुरुष बेचैनी से सींग को देख रहे थे और किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की। यहां तक कि ब्रैन भी उनके डर को महसूस कर सकता था, हालांकि वह समझ नहीं पाया। उसके पिता ने सींग को एक तरफ फेंक दिया और बर्फ में अपने हाथ साफ किए। मुझे आश्चर्य है कि वह बच्चे पैदा करने के लिए इतने लंबे समय तक जीवित रही, उसने कहा। उसकी आवाज ने जादू तोड़ दिया। शायद वह नहीं रही, जॉरी ने कहा। मैंने कहानियां सुनी हैं, शायद कुतिया पहले से ही मर चुकी थी जब पिल्ले आए। मृतकों के साथ पैदा हुई, एक और आदमी ने कहा। बुरी किस्मत। कोई बात नहीं, हुलेन ने कहा, वे भी जल्द ही मर जाएंगे। ब्रैन ने निराशा से एक शब्दहीन चीख निकाली। जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। थियोन ग्रेजॉय ने सहमति जताई। उसने अपनी तलवार खींची। जानवर को यहां दे दो, ब्रैन। छोटी सी चीज उसके खिलाफ छटपटा रही थी, जैसे कि उसने सुना और समझा हो। नहीं, ब्रैन ने जोर से चिल्लाया, यह मेरा है। अपनी तलवार रख दो, ग्रेजॉय, रॉब ने कहा। एक पल के लिए वह उनके पिता की तरह आज्ञाकारी लग रहा था, जैसे कि वह किसी दिन राजा बन जाएगा। हम इन पिल्लों को रखेंगे। तुम ऐसा नहीं कर सकते बेटा, हार्विन ने कहा, जो हुलेन का बेटा था। उन्हें मारना दया होगी, हुलेन ने कहा। ब्रैन ने बचाव के लिए अपने स्वामी पिता की ओर देखा, लेकिन उसे केवल एक भौहें, एक सिकुड़ी हुई भौं मिली। हुलेन सच कहता है बेटा, ठंड और भूख से कठोर मौत की तुलना में एक त्वरित मौत बेहतर है। नहीं, वह अपनी आंखों में आंसू महसूस कर सकता था और उसने दूर देखा। वह अपने पिता के सामने रोना नहीं चाहता था। रॉब ने हठपूर्वक विरोध किया। सर रॉड्रिक की लाल कुतिया ने पिछले हफ्ते फिर से बच्चा दिया, उसने कहा। यह एक छोटा सा झुंड था, केवल 2 जीवित पिल्ले थे। उसके पास पर्याप्त दूध होगा। जब वे दूध पीने की कोशिश करेंगे तो वह उन्हें चीर देगी। लॉर्ड स्टार्क, जॉन ने कहा। उसे पिता को इस तरह से बुलाते हुए सुनना अजीब था, इतना औपचारिक। ब्रैन ने हताश आशा के साथ उसकी ओर देखा। 5 पिल्ले हैं, उसने पिता से कहा। 3 नर, 2 मादा। इसमें क्या है जॉन? आपके 5 सच्चे बच्चे हैं, जॉन ने कहा। 3 बेटे, 2 बेटियां। डायरवुल्फ आपके घर का प्रतीक है। आपके बच्चों को ये पिल्ले होने ही थे, मेरे स्वामी। ब्रैन ने अपने पिता के चेहरे को बदलते देखा, दूसरे लोगों को एक दूसरे की ओर देखते देखा। वह उस पल जॉन को पूरे दिल से प्यार करता था। 7 साल की उम्र में भी ब्रैन समझ गया था कि उसके भाई ने क्या किया है। गिनती सिर्फ इसलिए सही हुई थी क्योंकि जॉन ने खुद को छोड़ दिया था। उसने लड़कियों को शामिल किया था, यहां तक कि रिकन बच्चे को भी शामिल किया था, लेकिन उस कमीने को नहीं जिसका उपनाम स्नो था। वह नाम जो उत्तर में उन सभी लोगों को दिया जाता है जो इतने बदकिस्मत हैं कि उनका अपना कोई नाम नहीं होता। उनके पिता भी समझ गए। तुम अपने लिए कोई पिल्ला नहीं चाहते जॉन? उसने धीरे से पूछा। डायरवुल्फ हाउस स्टार्क के बैनर की शोभा बढ़ाता है, जॉन ने बताया। मैं कोई स्टार्क नहीं हूं पिताजी। उनके स्वामी पिता ने जॉन को सोच समझकर देखा। रॉब चुपचाप भाग गया और चला गया। मैं उसे खुद पालूंगा पिताजी, उसने वादा किया।
मैं एक तौलिया गर्म दूध में भिगोकर उसे दूध पिलाऊंगा। मैं भी, ब्रैन ने दोहराया। स्वामी ने अपनी आंखों से अपने बेटों को लंबे समय तक और सावधानी से तौला। कहना आसान है और करना मुश्किल। मैं नहीं चाहता कि तुम इस पर नौकरों का समय बर्बाद करो। अगर तुम्हें ये पिल्ले चाहिए तो तुम खुद ही उन्हें खिलाओगे। क्या यह समझ में आया? ब्रैन ने उत्सुकता से सिर हिलाया। पिल्ला उसकी मुट्ठी में छटपटाया, अपनी गर्म जीभ से उसके चेहरे को ये औसत चाटा। तुम्हें उन्हें भी प्रशिक्षित करना चाहिए, उनके पिता ने कहा। तुम्हें उन्हें प्रशिक्षित करना चाहिए। केनेल मास्टर का इन राक्षसों से कोई लेना देना नहीं होगा, मैं तुमसे वादा करता हूं। और अगर तुम उनकी उपेक्षा करते हो या उन्हें क्रूर बनाते हो या उन्हें बुरी तरह प्रशिक्षित करते हो तो भगवान तुम्हारी मदद करते हैं। ये कुत्ते नहीं हैं जो खाने के लिए भीख मांगें और लात मारकर भाग जाएं। एक डायर वुल्फ एक आदमी के हाथ को उसके कंधे से उतनी ही आसानी से फाड़ देगा जितनी आसानी से एक कुत्ता चूहे को मार सकता है। क्या तुम सच में यही चाहते हो? हाँ पिताजी, ब्रैन ने कहा। हाँ, रॉब ने सहमति जताई। पिल्ले वैसे भी मर सकते हैं, चाहे आप कुछ भी करें। वे नहीं मरेंगे, रॉब ने कहा। हम उन्हें मरने नहीं देंगे। तो उन्हें रख लो। जॉरी, डेस्मंड, दूसरे पिल्लों को इकट्ठा करो। अब समय आ गया है कि हम विंटरफेल वापस लौट जाएं। जब तक वे सवार होकर अपने रास्ते पर नहीं निकल गए, तब तक ब्रैन ने खुद को जीत की मीठी हवा का स्वाद चखने नहीं दिया। तब तक उसका पिल्ला उसके चमड़े के अंदर आराम से लिपटा हुआ था। उसके पास गर्म था, घर की लंबी सवारी के लिए सुरक्षित। ब्रैन सोच रहा था कि उसका क्या नाम रखे। पुल के आधे पार जाते समय जॉन ने अचानक गाड़ी रोक दी। यह क्या है जॉन? उनके स्वामी पिता ने पूछा। क्या तुम इसे सुन नहीं सकते? ब्रैन पेड़ों में हवा, लोहे की लकड़ी के तख्तों पर उनके खुरों की खड़खड़ाहट, अपने भूखे पिल्ले की कराह सुन सकता था, लेकिन जॉन कुछ और सुन रहा था। वहां, जॉन ने कहा। उसने अपना घोड़ा घुमाया और पुल के पार वापस सरपट दौड़ा। उन्होंने उसे उतरते देखा। जहां डायर वुल्फ बर्फ में मृत पड़ा था, उसे घुटने टेकते देखा। एक पल बाद वह मुस्कुराते हुए उनके पास वापस आ रहा था। वह दूसरों से दूर रेंग कर चला गया होगा, जॉन ने कहा, या भगा दिया गया होगा, उनके पिता ने छठे पिल्ले को देखते हुए कहा। एक एल्बिनो, थियोनन ग्रेजॉय ने व्यंग्यात्मक मनोरंजन के साथ कहा, यह दूसरों की तुलना में और भी जल्दी मर जाएगा। जॉन स्नो ने अपने पिता के वार्ड को एक लंबी, डरावनी नजर से देखा। मुझे नहीं लगता, ग्रेजॉय, उसने कहा, यह मेरा है। सी कैटलिन एटेलिन को यह गॉडवुड कभी पसंद नहीं आया था। वह रिवररन में ट्राइडेंट के रेड फोर्ट पर दक्षिण में दूर एक टुल्ली के रूप में पैदा हुई थी। वहां का गॉडवुड एक बगीचा था, उज्जवल और हवादार, जहां ऊंचे रेडवुड झंझनाती धाराओं पर धब्बेदार छाया फैलाते थे। पक्षी छिपे हुए घोंसलों से गाते थे और हवा फूलों की खुशबू से मसालेदार होती थी। विंटरफेल के देवताओं ने एक अलग तरह का जंगल रखा था। यह एक अंधेरा, आदिम स्थान था। 3 एकड़ पुराना जंगल 10,000 सालों से अछूता था, क्योंकि इसके चारों ओर उदास महल खड़ा था। यह भूरे हरे सुइयों से सुसज्जित जिद्दी प्रहरी वृक्षों का जंगल था, जिसमें शक्तिशाली ओक और लोहे के पेड़ थे, जो इस राज्य जितने ही पुराने थे। यहां मोटी काली टहनियां एक दूसरे के करीब थीं, जबकि मुड़ी हुई शाखाएं ऊपर एक घना छत्र बुन रही थीं और मिट्टी के नीचे विकृत जड़ें कुश्ती कर रही थीं। यह गहरी खामोशी और गहरी छायाओं का स्थान था और यहां रहने वाले देवताओं के कोई नाम नहीं थे, लेकिन वह जानती थी कि वह आज रात अपने पति को यहां पालेगी। जब भी वह किसी व्यक्ति की जान लेता, तो उसके बाद वह देवताओं के जंगल की शांति की तलाश करता। कैटलिन को 7 तेलों से अभिषेक किया गया था और रिवररन के सेप्ट को भरने वाले प्रकाश के इंद्रधनुष में उसका नाम रखा गया था, सिकॉर्नेट था। वह अपने पिता और दादा और उसके पिता की तरह आस्थावान थी। उसके देवताओं के नाम थे और उनके चेहरे उसके माता पिता के चेहरों की तरह ही जाने पहचाने थे। पूजा एक सेप्टन थी, जिसमें एक धूपदान था। धूप की खुशबू, रोशनी से जीवंत 7 तरफा क्रिस्टल, गाने में उठी आवाजें। टुल्ली परिवार ने एक गॉडवुड रखा था, जैसा कि सभी बड़े घरों में होता था, लेकिन यह केवल टहलने, पढ़ने या धूप में लेटने की जगह थी। पूजा सेप्ट के लिए थी। उसकी खातिर नेड ने एक छोटा सा सेप्ट बनाया था,
जहां वह भगवान के 7 चेहरों के लिए गा सकती थी। लेकिन स्टार्क्स की नसों में अभी भी पहले लोगों का खून बह रहा था और उसके अपने देवता पुराने थे, नामहीन हरे जंगल के चेहरेहीन देवता जो वे जंगल के लुप्त बच्चों के साथ साझा करते थे। ग्रो के केंद्र में एक प्राचीन वियरवुड एक छोटे से तालाब पर मंडरा रहा था जहां पानी काला और ठंडा था। हार्ट ट्री, नेड ने इसे बुलाया। वियरवुड की छाल हड्डी की तरह सफेद थी। इसकी पत्तियां गहरे लाल रंग की थीं, जैसे हजारों खून से सने हाथ। विशाल पेड़ के तने में एक चेहरा उकेरा गया था। इसकी विशेषताएं लंबी और उदास थीं। गहरी कटी हुई आंखें सूखे रस से लाल और अजीब तरह से चौकस थीं। वे बूढ़ी थीं। वे आंखें विंटरफेल से भी पुरानी। उन्होंने ब्रैंडन द बिल्डर को पहला पत्थर रखते देखा था, अगर कहानियां सच थीं। उन्होंने महल की ग्रेनाइट की दीवारों को उनके चारों ओर उठते देखा था। ऐसा कहा जाता था कि जंगल के बच्चों ने संकरे समुद्र के पार पहले लोगों के आने से सदियों पहले भोर के समय पेड़ों पर चेहरे उकेरे थे। दक्षिण में आखिरी वियरवुड 1000 साल पहले काट दिए गए थे या जला दिए गए थे, सिवाय आइल ऑफ फेसेस के, जहां हरे लोग अपनी खामोश निगरानी रखते थे। यहां ऊपर यह अलग था। यहां हर महल का अपना गॉडवुड था और हर गॉडवुड का अपना हार्ट ट्री था और हर हार्ट ट्री का अपना चेहरा था। कैटलिन ने अपने पति को वियरवुड के नीचे काई से ढके पत्थर पर बैठे पाया। ग्रेट्सवुड आइस उसकी गोद में था और वह रात की तरह काले पानी में ब्लेड को साफ कर रहा था। गॉडवुड के फर्श पर हजारों साल का ह्यूमस जम गया था जो उसके पैरों की आवाज को निगल रहा था। लेकिन वियरवुड की लाल आंखें उसके आने पर उसका पीछा करती हुई लग रही थी। नेड, उसने धीरे से पुकारा। उसने उसे देखने के लिए अपना सिर उठाया। कैटलिन, उसने कहा। उसकी आवाज दूर और औपचारिक थी। बच्चे कहां हैं? वह हमेशा उससे यही पूछता था। रसोई में भेड़िए के बच्चों के नामों के बारे में बहस कर रहे हैं। उसने जंगल के फर्श पर अपना लबादा फैलाया और वियरवुड की ओर पीठ करके पूल के पास बैठ गई। वह महसूस कर सकती थी कि आंखें उसे देख रही हैं, लेकिन उसने उन्हें अनदेखा करने की पूरी कोशिश की। आर्या पहले से ही प्यार में है और सांसा मंत्रमुग्ध और दयालु है, लेकिन रिकन को पूरा यकीन नहीं है। क्या वह डरता है? नेड ने पूछा। थोड़ा, उसने स्वीकार किया। वह केवल 3 साल का है। नेड ने भौहें सिकोड़ी। उसे अपने डर का सामना करना सीखना चाहिए। वह हमेशा 3 साल का नहीं रहेगा और सर्दी आ रही है। हाँ, कैटलिन ने सहमति जताई। शब्दों ने उसे सिहरन दी, जैसा कि हमेशा होता था। स्टार्क के शब्द। हर कुलीन घराने के अपने शब्द होते थे। पारिवारिक आदर्श वाक्य, कसौटी, तरह तरह की प्रार्थनाएं। वे सम्मान और गौरव का बखान करते थे, वफादारी और सच्चाई का वादा करते थे, विश्वास और साहस की कसम खाते थे। स्टार्क को छोड़कर सभी। सर्दी आ रही है, स्टार्क के शब्द। पहली बार नहीं। उसने सोचा कि ये उत्तरी लोग कितने अजीब लोग थे। आदमी अच्छी तरह से मर गया, मैं उसे ये दे दूंगा, नेड ने कहा। उसके एक हाथ में तेल से सना हुआ चमड़े का एक टुकड़ा था। बोलते समय उसने इसे हल्के से ग्रेट्सवुड पर चलाया, धातु को एक गहरे रंग की चमक के लिए पॉलिश किया। मैं ब्रांड की खातिर खुश था। तुम्हें ब्रांड पर गर्व होता। मुझे हमेशा ब्रांड पर गर्व है, कैटलिन ने जवाब दिया, तलवार को देखते हुए जब वह उसे सहला रहा था। वह स्टील के भीतर गहरी लहरें देख सकती थी, जहां धातु को फोर्जिंग में 100 बार खुद पर वापस मोड़ा गया था। कैटलिन को तलवारों से कोई प्यार नहीं था, लेकिन वह इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि आइस की अपनी खूबसूरती थी। इसे वैलेरिया में गढ़ा गया था, पुराने फ्रीहोल्ड में डूम आने से पहले, जब लोहारों ने अपनी धातु को हथौड़ों के साथ साथ मंत्रों से भी काम में लिया था। यह 400 साल पुराना था और जिस दिन इसे गढ़ा गया था उसी दिन की तरह धारदार था। इसका नाम इससे भी पुराना था, नायकों के युग की विरासत, जब स्टार्क उत्तर में राजा थे। वह इस साल चौथा था, नेड ने गंभीरता से कहा। बेचारा आदमी आधा पागल था। किसी चीज ने उसके अंदर इतना गहरा डर पैदा कर दिया था कि मेरे शब्द उस तक नहीं पहुंच पा रहे थे। उसने आह भरी। बेन ने लिखा है कि नाइट वॉच की ताकत 1000 से नीचे है।
यह केवल भगोड़ों की बात नहीं है, वे रेंजिंग में भी लोगों को खो रहे हैं। क्या ये जंगली लोग हैं? उसने पूछा। और कौन? नेड ने आइस को उठाया, इसकी ठंडी स्टील की लंबाई को देखा। और यह केवल बदतर ही होगा। वह दिन आ सकता है जब मेरे पास बैनर बुलाने और उत्तर की ओर कूच करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, ताकि इस दीवार के पार के राजा से हमेशा के लिए निपट सकूं। दीवार के पार? विचार से कैटलिन कांप उठी। नेड ने उसके चेहरे पर खौफ देखा। मेंस रेडर, ऐसा कुछ नहीं है जिससे हमें डरना चाहिए। दीवार के पार और भी अंधेरी चीजें हैं। उसने अपने पीछे हार्ट ट्री की ओर देखा। पीली छाल और लाल आंखें देख रही थी, सुन रही थी, उसके लंबे धीमे विचारों के बारे में सोच रही थी। उसकी मुस्कान सौम्य थी। आप ओल्ड नान की बहुत सारी कहानियां सुनते हैं। अन्य लोग जंगल के बच्चों की तरह ही मर चुके हैं। 8000 साल चले गए हैं। मास्टर लुविन आपको बताएंगे कि वे कभी जीवित ही नहीं थे। किसी जीवित आदमी ने कभी उन्हें नहीं देखा है। आज सुबह तक किसी जीवित आदमी ने कभी डायर वुल्फ नहीं देखा। तुम यहां मुझे झूठी कहानियां सुनाने नहीं आए हो। मुझे पता है कि तुम्हें यह जगह कितनी कम पसंद है। क्या है मेरी रानी? कैटलिन ने अपने पति का हाथ थाम लिया। आज एक दुखद समाचार मिला है मेरे स्वामी। मैं आपको तब तक परेशान नहीं करना चाहती जब तक आप खुद को शुद्ध नहीं कर लेते। आघात को कम करने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए उसने उसे सीधे सीधे बता दिया। मुझे बहुत खेद है मेरे प्रिय, जॉन एरन मर चुका है। उसकी आंखों ने उसकी आंखों को देखा और वह देख सकती थी कि उसे कितना कठिन लगा, जैसा कि वह जानती थी। अपनी युवावस्था में नेड ने आयरी में पालन पोषण किया था और निःसंतान लॉर्ड एरन उसके और उसके साथी वॉर्ड रॉबर्ट बैराथियोन के दूसरे पिता बन गए थे। जब पागल राजा एरिस द्वितीय टारगेरियन ने उनके सिर मांगे थे, तो आयरी के भगवान ने उन लोगों को छोड़ने के बजाय विद्रोह में अपने चांद और बाज के झंडे उठाए थे, जिनकी रक्षा करने का उन्होंने वचन दिया था। और 15 साल पहले एक दिन यह दूसरा पिता भी भाई बन गया था, जब वह और नेड रिवरन में 2 बहनों लॉर्ड होस्टर टूली की बेटियों की शादी के लिए एक साथ खड़े थे। जॉन, उसने कहा, क्या यह खबर पक्की है? यह राजा की मुहर थी और पत्र रॉबर्ट के अपने हाथ में है। मैंने इसे। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। आपके लिए सहेज कर रखा है। उन्होंने कहा कि लॉर्ड एरन को जल्दी से ले जाया गया। यहां तक कि मास्टर पाइसेले भी असहाय थे, लेकिन उन्होंने खसखस का दूध लाया, इसलिए जॉन दर्द में लंबे समय तक नहीं रहा। यह कुछ छोटी दया है, मुझे लगता है, उसने कहा। वह उसके चेहरे पर दुख देख सकती थी, लेकिन फिर भी उसने सबसे पहले उसके बारे में सोचा। तुम्हारी बहन, उसने कहा, और जॉन का लड़का, उनके बारे में क्या कहना है? संदेश में केवल इतना कहा गया था कि वे ठीक हैं और आयरी में लौट आए हैं, कैटलिन ने कहा। काश वे इसके बजाय रिवरन चले गए होते। आयरी ऊंचा और अकेला है, और यह हमेशा उसके पति का स्थान था, उसका नहीं। लॉर्ड जॉन की याद हर पत्थर पर छाई रहेगी। मैं अपनी बहन को जानता हूं, उसे अपने आसपास परिवार और दोस्तों के आराम की जरूरत है। तुम्हारे चाचा घाटी में इंतजार कर रहे हैं, है ना? जॉन ने उसका नाम नाइट ऑफ द गेट रखा है, मैंने सुना था। कैटलिन ने सिर हिलाया। ब्रैंडन उसके और लड़के के लिए जो कर सकता है, करेगा। यह कुछ सांत्वना है, लेकिन फिर भी उसके पास जाओ, नेड ने आग्रह किया। बच्चों को ले जाओ, उसके हॉल को शोर, चीख पुकार और हंसी से भर दो। उसके उस लड़के को उसके आसपास दूसरे बच्चों की जरूरत है, और लिसा को अपने दुहक में अकेली नहीं रहना चाहिए। काश मैं ऐसा कर पाती, कैटलिन ने कहा। पत्र में दूसरी खबरें थीं। राजा तुम्हें खोजने के लिए विंटरफेल जा रहा है। नेड को उसके शब्दों को समझने में एक पल लगा, लेकिन जब समझ में आया तो उसकी आंखों से अंधेरा दूर हो गया। रॉबर्ट यहां आ रहा है। जब उसने सिर हिलाया तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। कैटलिन चाहती थी कि वह उसकी खुशी में शामिल हो सके, लेकिन उसने यार्ड में बातचीत सुनी थी। बर्फ में मरा हुआ एक भयानक भेड़िया, उसके गले में टूटा हुआ सींग, उसके भीतर सांप की तरह भय समा गया। लेकिन उसने खुद को इस आदमी पर मुस्कुराने के लिए मजबूर किया, जिसे वह प्यार करती थी। यह आदमी जो संकेतों पर भरोसा नहीं करता था। मुझे पता था कि तुम खुश होगे,
उसने कहा। हमें दीवार पर तुम्हारे भाई को संदेश भेजना चाहिए। हाँ बिल्कुल, उसने सहमति व्यक्त की। बेन यहां रहना चाहेगा। मैं मास्टर लुविन से कहूंगा कि वह अपना सबसे तेज पक्षी भेजे। नेड उठा और उसे अपने पैरों पर खींच लिया। धिक्कार है, कितने साल हो गए हैं और वह हमें इससे ज्यादा सूचना नहीं देता है। संदेश में लिखा था कि उसके दल में कितने लोग हैं। मुझे लगता है कि कम से कम 100 शूरवीर होंगे, उनके सभी अनुचरों के साथ, और आधे से ज्यादा फ्री राइडर्स। सेर्सी और बच्चे उनके साथ यात्रा करते हैं। रॉबर्ट उनकी खातिर आराम से चलेगा, उसने कहा। यह ठीक ही है, इससे हमें तैयारी के लिए ज्यादा समय मिल जाएगा। रानी के भाई भी दल में हैं, उसने उससे कहा। नेड ने यह सुनकर मुंह बनाया। उसके और रानी के परिवार के बीच थोड़ा प्यार था। कैटलिन जानती थी। कैस्टरली रॉक के लैनिस्टर्स रॉबर्ट के पक्ष में देर से आए थे, जब जीत लगभग तय थी, और उसने उन्हें कभी माफ नहीं किया था। ठीक है, अगर रॉबर्ट की कंपनी की कीमत लैनिस्टर्स का उपद्रव है व सपावन है, तो ऐसा ही हो। ऐसा लगता है कि रॉबर्ट अपने आधे दरबार को लेकर आ रहा है। राजा जहां जाता है, राज्य उसके पीछे पीछे चलता है, उसने कहा। बच्चों को देखना अच्छा रहेगा। जब मैंने उसे आखिरी बार देखा था, तब सबसे छोटा अभी भी लैनिस्टर्स महिला के स्तन चूस रहा था। वह अब 5 साल का हो गया होगा। राजकुमार टॉमन 7 साल का है, उसने उससे कहा। ब्रान की ही उम्र का। कृपया नेड, अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। लैनिस्टर महिला हमारी रानी है, और कहा जाता है कि हर गुजरते साल के साथ उसका गौरव बढ़ता जा रहा है। नेड ने उसका हाथ दबाया। बेशक, गायकों के साथ एक दावत होनी चाहिए, और रॉबर्ट शिकार करना चाहेगा। मैं जॉरी को एक सम्मान गार्ड के साथ किंग्स रोड पर उनसे मिलने और उन्हें वापस लाने के लिए दक्षिण भेजूंगा। भगवान, हम उन सभी को कैसे खिलाएंगे? अपने रास्ते पर पहले से ही, आपने कहा। लानत है उस आदमी की, लानत है उसकी शाही खाल की। एच डेनरीज के भाई ने उसके निरीक्षण के लिए गाउन को ऊपर उठाया। यह सौंदर्य है, इसे छुओ। आगे बढ़ो, कपड़े को सहलाओ। डैनी ने इसे छुआ। कपड़ा इतना चिकना था कि ऐसा लग रहा था कि वह पानी की तरह उसकी उंगलियों से बह रहा है। उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने कभी इतना मुलायम कुछ पहना हो। इससे वह डर गई। उसने अपना हाथ खींच लिया। क्या यह वास्तव में मेरा है? मजिस्टर इलीरियो की ओर से एक उपहार, विसेरीज ने मुस्कुराते हुए कहा। उसका भाई आज रात उच्च मूड में था। रंग आपकी आंखों में बैंगनी रंग ला देगा, और आपके पास सोना भी होगा, और सभी प्रकार के गहने। इलीरियो ने वादा किया है। आज रात उसने पूछा, वह हमसे क्या चाहता है? लगभग आधे साल तक वे मैजिस्टर के घर में रहे। उसका खाना खाया, उसके नौकरों द्वारा लाड़ प्यार किया गया। डैनी 13 साल की थी, इतनी बड़ी कि वह जानती थी कि इस तरह के उपहार शायद ही कभी बिना कीमत के मिलते हैं, यहां पेंटोस के मुक्त शहर में। इलीरियो कोई मूर्ख नहीं है, विसेरीज ने कहा। वह एक दुबला पतला युवक था, जिसके हाथ घबराए हुए थे और उसकी पीली बकाइन आंखों में बुखार जैसा भाव था। मैजिस्टर जानता है कि जब मैं अपने सिंहासन पर आऊंगा तो मैं अपने दोस्तों को नहीं भूलूंगा। डैनी ने कुछ नहीं कहा। मैजिस्टर इलीरियो मसालों, रत्नों, ड्रैगन बोन और अन्य कम स्वादिष्ट चीजों का व्यापारी था। ऐसा कहा जाता था कि उसके सभी 9 मुक्त शहरों में दोस्त थे, और यहां तक कि उससे भी आगे वेस्ट डोथराक और जेड सागर के किनारे की पौराणिक भूमि में भी। यह भी कहा जाता था कि उसका कभी ऐसा कोई दोस्त नहीं था जिसे वह सही कीमत पर खुशी खुशी न बेच दे। डैनी ने सड़कों पर हो रही बातचीत सुनी, और उसने ये बातें सुनी, लेकिन वह जानती थी कि जब उसका भाई सपनों का जाल बुन रहा था तो उससे सवाल करना ठीक नहीं था। जब उसका गुस्सा भड़कता था तो वह बहुत भयानक होता था। विसेरी ने इसे ड्रैगन को जगाना कहा। उसके भाई ने गाउन को दरवाजे के पास लटका दिया। इलीरियो तुम्हें नहलाने के लिए गुलामों को भेजेगा। सुनिश्चित करो कि तुम अस्तबल की बदबू को धो दो। खाल ड्रोगो के पास 1000 क्षणक घोड़े हैं। आज रात वह एक अलग तरह के घोड़े की तलाश में है। उसने उसका गंभीरता से अध्ययन किया। तुम अभी भी झुकी हुई हो, अपने आप को सीधा करो। उसने अपने हाथों से उसके कंधों को पीछे धकेला। उन्हें देखने दो कि अब तुम एक औरत की तरह हो। उसकी उंगलियां उसके उभरते हुए स्तनों पर हल्के से रगड़ी और एक निप्पल पर कस गई। तुम आज रात मुझे निराश नहीं करोगी। अगर तुम ऐसा करोगी
तो तुम्हारे लिए यह मुश्किल होगा। तुम ड्रैगन को जगाना नहीं चाहती हो, है ना? उसकी उंगलियों ने उसे घुमाया। उसकी अंगरखी के खुरदरे कपड़े के माध्यम से चुटकी क्रूरतापूर्वक कठोर हो गई। क्या तुम? उसने दोहराया। नहीं, डैनी ने विनम्रता से कहा। उसका भाई मुस्कुराया। अच्छा? उसने उसके बालों को छुआ, लगभग स्नेह से। जब वे मेरे शासनकाल का इतिहास लिखेंगे प्यारी बहन, तो वे कहेंगे कि यह आज रात से शुरू हुआ। जब वह चला गया तो डैनी अपनी खिड़की के पास गई और खाड़ी के पानी को उत्सुकता से देखा। पेंटोस के चौकोर ईंट के टॉवर डूबते सूरज के सामने काले रंग के सिलहूट थे। डैनी को लाल पुजारियों का गाना सुनाई दे रहा था जब वे रात में आग जला रहे थे, और एस्टेट की दीवारों के पीछे खेल रहे फटे हाल बच्चों की चीखें। एक पल के लिए उसने चाहा कि वह उनके साथ वहां हो, नंगे पांव और बेदम और फटे पुराने कपड़े पहने, न कोई अतीत, न कोई भविष्य, और न ही खाल ड्रोगो के घर में जाने के लिए कोई दावत। सूर्यास्त से परे कहीं संकरे समुद्र के पार हरी पहाड़ियों और फूलों के मैदानों और बड़ी तेज बहती नदियों की भूमि थी, जहां शानदार नीले भूरे पहाड़ों के बीच काले पत्थर के टॉवर थे और बख्तरबंद शूरवीर अपने स्वामियों के बैनर के नीचे युद्ध के लिए सवार थे। दोथराकी ने उस भूमि को रैश अंधली, अंडाल की भूमि कहा। मुक्त शहरों में वे वेस्ट्रोस और सूर्यास्त राज्यों के बारे में बात करते थे। उसके भाई का नाम सरल था। हमारी भूमि, उसने इसे बुलाया। ये शब्द उसके लिए एक प्रार्थना की तरह थे। अगर उसने उन्हें पर्याप्त कहा तो देवता निश्चित रूप से सुनेंगे। हमारे खून से सही, विश्वासघात से हमसे छीन लिया गया, लेकिन फिर भी हमारा, हमेशा के लिए हमारा। आप ड्रैगन से चोरी नहीं करते। ओह नहीं, ड्रैगन याद रखता है। और शायद ड्रैगन को याद था, लेकिन डैनी को नहीं। उसने कभी यह भूमि नहीं देखी थी जिसके बारे में उसके भाई ने कहा था कि वह उनकी है। संकीर्ण समुद्र के पार यह क्षेत्र, वे स्थान जिनके बारे में उसने बात की, कैस्टरली रॉक और आयरी, हाई गार्डन और वैले ऑन ऑफ एरन, डोर्न और आइल ऑन ऑफ फेसेस, वे उसके लिए सिर्फ शब्द थे। विसेरी 8 साल का लड़का था जब वे ऊसरपर की अग्रिम सेनाओं से बचने के लिए किंग्स लैंडिंग से भाग गए थे। लेकिन डेनेरी अपनी मां के गर्भ में केवल एक जीवित प्राणी थी। फिर भी कभी कभी डैनी उस तरह की कल्पना करती थी जैसा कि उसके भाई ने उसे अक्सर कहानियां सुनाई थीं। ड्रैगन स्टोन के लिए आधी रात की उड़ान, जहाज के काले पाल पर चांदनी चमक रही थी। उसका भाई रेगर ट्राइडेंट के खूनी पानी में ऊसरपर से लड़ रहा था और उस महिला के लिए मर रहा था जिसे वह प्यार करता था। किंग्स लैंडिंग की लूट, जिसे विजरीज ने उस पर के कुत्ते कहा था, लॉर्ड लैनिस्टर और स्टार्क। डोर्न की राजकुमारी एलिया ने रेगर के वारिस के रूप में दया की भीख मांगी। उसकी छाती से चीरकर उसकी आंखों के सामने हत्या कर दी गई। आखिरी ड्रैगन की पॉलिश की हुई खोपड़ी सिंहासन कक्ष की दीवारों से नीचे की ओर देख रही थी, जबकि किंग्सलेयर ने एक सुनहरी तलवार से पिता का गला काट दिया था। वह अपनी उड़ान के 9 चांद बाद ड्रैगनस्टोन पर पैदा हुई थी, जबकि एक भयंकर गर्मी के तूफान ने द्वीप के किले को चीरने की धमकी दी थी। उन्होंने कहा कि वह तूफान भयानक था। टारगेरियन बेड़े को तब चकनाचूर कर दिया गया जब वह लंगर पर था और विशाल पत्थर के ब्लॉक पैरापेट से फट गए और संकीर्ण समुद्र के जंगली पानी में फेंक दिए गए। उसकी मां उसे जन्म देते समय मर गई थी और इसके लिए उसके भाई विजरीज ने उसे कभी माफ नहीं किया। उसे ड्रैगनस्टोन भी याद नहीं था। वे फिर से भाग गए थे ठीक उस समय जब उस पर का भाई अपने नए नए बेड़े के साथ रवाना हुआ था। तब तक केवल ड्रैगनस्टोन ही बचा था, जो उनके घर की प्राचीन सीट थी, उन 7 राज्यों में से जो कभी उनके थे। यह लंबे समय तक नहीं रहेगा। गैरिसन उन्हें ऊसरपर को बेचने के लिए तैयार था, लेकिन एक रात सर विलियम डैरीज एंड 4 वफादार आदमी नर्सरी में घुस गए और उन दोनों को उसकी गीली नर्स के साथ चुरा लिया और ब्रावोसियन तट की सुरक्षा के लिए अंधेरे की आड़ में रवाना हो गए। उसे सर विलियम की धुंधली याद थी, एक बड़ा भूरा भालू जैसा आदमी, आधा अंधा, अपने बीमार बिस्तर पर दहाड़ता और आदेश देता हुआ। नौकर उससे डरते थे, लेकिन वह हमेशा डैनी के प्रति दयालु था। वह उसे छोटी राजकुमारी और कभी कभी मेरी महिला कहता था और उसके हाथ पुराने चमड़े की तरह नरम थे। हालांकि वह कभी अपना बिस्तर नहीं छोड़ता था और बीमारी की गंध दिन रात उससे चिपकी रहती थी।
एक गर्म, नम, बीमार, मीठी गंध। यह तब की बात है जब वे ब्रावोस में रहते थे, लाल दरवाजे वाले बड़े घर में। डैनी का वहां अपना कमरा था, जिसकी खिड़की के बाहर एक नींबू का पेड़ था। सर विलियम की मृत्यु के बाद नौकरों ने उनके पास जो थोड़ा बहुत पैसा बचा था उसे चुरा लिया था और उसके तुरंत बाद उन्हें बड़े घर से बाहर निकाल दिया गया था। डैनी रो पड़ी थी जब लाल दरवाजा उनके पीछे हमेशा के लिए बंद हो गया था। तब से वे भटकते रहे थे, ब्रावोस से मायर, मायर से टायरोश और कोहोर और वॉलंटिस और लिस तक। कभी भी किसी एक जगह पर लंबे समय तक नहीं रुके। उसका भाई इसकी अनुमति नहीं देता था। उस पर के किराए के चाकू उनके पीछे थे, उसने जोर देकर कहा। हालांकि डैनी ने कभी एक भी नहीं देखा था। पहले तो मैजिस्ट्रेट और आर्कन और व्यापारी राजकुमार अपने घरों और मेजों पर आखिरी टारगैरियन का स्वागत करने से प्रसन्न थे, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए और उस पर लोहे के सिंहासन पर बैठना जारी रखा, दरवाजे बंद हो गए और उनका जीवन मतलबी होता गया। पिछले सालों में उन्हें अपने आखिरी कुछ खजाने बेचने के लिए मजबूर किया गया था और अब मां के मुकुट से मिले सिक्के भी चले गए थे। पेंटोस की गलियों और वाइन सिंक में वे उसके भाई को भिखारी राजा कहते थे। डैनी यह जानना नहीं चाहती थी कि वे उसे क्या कहते थे। किसी दिन हम यह सब वापस ले लेंगे प्यारी बहन, वह उससे वादा करता था। कभी कभी जब वह इसके बारे में बात करता तो उसके हाथ कांप उठते। गहने और रेशम, ड्रैगन स्टोन और किंग्स लैंडिंग, आयरन सिंहासन और 7 राज्य, जो कुछ भी उन्होंने हमसे छीना है, हम उसे वापस लेंगे। विसरीज उस दिन के लिए जीती थी। डेनेरीज जो कुछ वापस चाहती थी वह था लाल दरवाजे वाला बड़ा घर, उसकी खिड़की के बाहर नींबू का पेड़, वह बचपन जिसे उसने कभी नहीं जाना था। उसके दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। आओ, डैनी ने खिड़की से दूर जाते हुए कहा। इलिरियो के नौकर अंदर आए, झुके और अपना काम करने लगे। वे गुलाम थे, मैजिस्ट्रेट के कई दोथराकी दोस्तों में से एक का उपहार। पेंटोस के स्वतंत्र शहर में कोई गुलामी नहीं थी, वह इलिरियो की पसंदीदा थी। 16 साल की एक गोरी बालों वाली, नीली आंखों वाली लड़की जो काम करते समय लगातार बकबक करती रहती थी। उन्होंने उसके नहाने के पानी को रसोई से लाए गए गर्म पानी से भर दिया और उसमें सुगंधित तेलों की खुशबू डाली। लड़की ने डैनी के सिर पर खुरदरी सूती अंगरखी खींची और उसे टब में जाने में मदद की। पानी बहुत गर्म था, लेकिन डेनेरीज ने न तो कोई झिझक दिखाई और न ही चिल्लाई। उसे गर्मी पसंद थी, इससे उसे साफ सफाई का एहसास होता था। इसके अलावा उसके भाई ने अक्सर उससे कहा था कि टारगेरियन के लिए कभी भी बहुत गर्मी नहीं होती। हमारा घर ड्रैगन का घर है, वह कहता था। आग हमारे खून में है। बूढ़ी औरत ने अपने लंबे चांदी जैसे पीले बाल धोए और धीरे से कंघी की। सब चुपचाप। लड़की ने अपनी पीठ और पैरों को रगड़ा और उसे बताया कि वह कितनी भाग्यशाली है। ड्रोगो इतना अमीर है कि उसके गुलाम भी सोने के कॉलर पहनते हैं। उसके खालसर में 1 लाख आदमी सवार होते हैं और वेस्ट डोथराक में उसके महल में 200 कमरे और ठोस चांदी के दरवाजे हैं। ऐसा और भी था, बहुत कुछ। खाल कितना सुंदर आदमी था, इतना लंबा और भयंकर, युद्ध में निडर, घोड़े पर चढ़ने वाला अब तक का सबसे अच्छा सवार, एक राक्षस तीरंदाज। डेनेरी ने कुछ नहीं कहा। उसने हमेशा यह मान लिया था कि जब वह वयस्क हो जाएगी तो वह विसेरी से शादी करेगी। सदियों से टारगेरियन भाई बहन की शादी करते आ रहे थे, जब से एगॉन द कॉन्करर ने अपनी बहनों को बाबो दुल्हन बनाया था। वंश को शुद्ध रखना चाहिए, विसेरी ने उसे 1000 बार कहा था। उनका खून राजाओं का खून था, पुराने वैलेरिया का सुनहरा खून, ड्रैगन का खून। ड्रैगन मैदान के जानवरों के साथ संभोग नहीं करते थे और टारगेरियन अपने खून को कमतर लोगों के खून के साथ नहीं मिलाते थे। फिर भी अब विसेरी ने उसे एक अजनबी, एक बर्बर व्यक्ति को बेचने की योजना बनाई। जब वह साफ हो गई तो गुलामों ने उसे पानी से बाहर निकाला और उसे तौलिए से सुखाया। लड़की ने अपने बालों को तब तक ब्रश किया जब तक कि वे पिघले हुए चांदी की तरह चमकने न लगे, जबकि बूढ़ी औरत ने उसे डोथरा की मैदानों के मसाले के फूलों के इत्र से अभिषेक किया, प्रत्येक कलाई पर, उसके कानों के पीछे, उसके स्तनों के सिरे पर और एक आखिरी उसके होठों पर।
उसके पैरों के बीच में ठंडा। उन्होंने उसे मैजिस्टर इलीरियो द्वारा भेजे गए धागों में पहनाया और फिर गाउन, उसकी आंखों में बैंगनी रंग को उभारने के लिए एक गहरे बेरंग के रेशम का। लड़की ने अपने पैरों में सोने की परत चढ़ी सैंडल पहनी, जबकि बूढ़ी औरत ने उसके बालों में मुकुट लगाया और उसकी कलाइयों के चारों ओर नीलम से जड़े सुनहरे कंगन पहनाए। आखिर में कॉलर आया, एक भारी सुनहरा टोर्क जिस पर प्राचीन वेलेरियन ग्लिफ लगे हुए थे। अब तुम बिल्कुल राजकुमारी लग रही हो, लड़की ने सांस फूलते हुए कहा जब उनका काम हो गया। डैनी ने अपनी छवि को चांदी के शीशे में देखा, जिसे इलीरियो ने बहुत सोच समझकर उपलब्ध कराया था। एक राजकुमारी, उसने सोचा, लेकिन उसे याद आया कि लड़की ने क्या कहा था। कैसे खल ड्रोगो इतना अमीर था कि उसके गुलाम भी सुनहरे कॉलर पहनते थे। उसे अचानक ठंड का एहसास हुआ और उसकी नंगी बाजुओं पर रोंगटे खड़े हो गए। उसका भाई प्रवेश कक्ष की ठंडक में पूल के किनारे बैठा, अपना हाथ पानी में डाले हुए इंतजार कर रहा तुम दिखते हो। राजसी, मैजिस्टर इलीरियो ने एक मेहराब से कदम बढ़ाते हुए कहा। वह इतने बड़े आदमी के लिए आश्चर्यजनक रूप से नाजुक ढंग से आगे बढ़ा। ज्वाला रंग के रेशम के ढीले कपड़ों के नीचे जब वह चलता था तो चर्बी के रोल हिलते थे। हर उंगली पर रत्न चमक रहे थे और उसके आदमी ने उसकी कांटेदार पीली दाढ़ी पर तेल लगाया था, जब तक कि वह असली सोने की तरह चमकने न लगे। प्रकाश के देवता इस सबसे भाग्यशाली दिन पर आप पर आशीर्वाद की वर्षा करें, राजकुमारी डेनेरीज, मजिस्ट्रेट ने उसका हाथ थामते हुए कहा। उसने अपना सिर झुकाया, अपनी दाढ़ी के सुनहरे रंग के बीच टेढ़े पीले दांतों की एक पतली झलक दिखाते हुए। वह एक दृष्टि है, आपकी कृपा, एक दृष्टि, उसने उसके भाई से कहा। ड्रोगो मंत्रमुग्ध हो जाएगा। वह बहुत पतली है, विसरीज ने कहा। उसके बाल, उसके जैसे ही चांदी सुनहरे बाल, उसके सिर के पीछे कसकर खींचे गए थे और एक ड्रैगन बोन ब्रोच के साथ बांधे गए थे। यह एक गंभीर रूप था जो उसके चेहरे की कठोर, दुबली रेखाओं पर जोर देता था। उसने अपना हाथ तलवार के मूठ पर रखा जो इलीरियो ने उसे उधार दी थी और कहा, क्या आप निश्चित हैं कि खल ड्रोगो अपनी महिलाओं को इतनी कम उम्र में पसंद करता? वो चांदी सुनहरे बाल, वो बैंगनी आंखें, वह पुरानी वेलेरिया का खून है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। और उच्च कुल की, पुराने राजा की बेटी, नए की बहन, वह हमारे ड्रोगो को मोहित करने में विफल नहीं हो सकती। जब उसने उसका हाथ छोड़ा तो डेनेरीज ने खुद को कांपते हुए पाया। मुझे लगता है, उसके भाई ने संदेह से कहा, बर्बर लोगों के अजीब स्वाद होते हैं, लड़के, घोड़े, बिस, भेड़। खल ड्रोगो को यह सुझाव नहीं देना ही बेहतर है, इलीरियो ने कहा। उसके भाई की बकाइन आंखों में गुस्सा चमक उठा। क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? मैजिस्ट्रेट ने थोड़ा झुककर कहा। मैं तुम्हें राजा समझता हूं। राजाओं में आम इंसानों जितनी सावधानी नहीं होती। अगर मैंने आपको ठेस पहुंचाई हो तो क्षमा करें। वह मुड़ा और अपने लाडलों के लिए ताली बजाई। जब वे इलीरियो की नक्काशीदार पालकी में निकले तो पेंटोस की सड़कें बिल्कुल अंधेरी थीं। दो नौकर उनके रास्ते को रोशन करने के लिए आगे बढ़े। उनके हाथों में हल्के नीले रंग के शीशे के साथ अलंकृत तेल के लालटेन थे, जबकि एक दर्जन मजबूत आदमी डंडों को अपने कंधों पर उठाए हुए थे। पर्दे के पीछे अंदर गर्म और तंग था। डैनी को इलीरियो के भारी इत्र के माध्यम से उसके पीले मांस की बदबू आ रही थी। उसके भाई उसके बगल में अपने तकिए पर लेटे हुए कभी ध्यान नहीं दिया। उसका मन संकरे समुद्र के पार चला गया था। हमें उसके पूरे खलासर की जरूरत नहीं होगी, विसेरीज ने कहा। उसकी उंगलियां उसके उद्धार के ब्लेड के मूठ से खेल रही थीं। हालांकि डैनी जानती थी कि उसने कभी गंभीरता से तलवार नहीं चलाई थी। 10,000, यह पर्याप्त होगा। मैं 10,000 डोथरा की चीखों के साथ 7 राज्यों को साफ कर सकता हूं। राज्य अपने असली राजा के लिए उठ खड़ा होगा। टायरेल, रेडविन, डैरी, ग्रिजॉय, उन्हें ऊसर पर से उतना ही प्यार है जितना मुझे है। डोर्निशमैन एलिया और उसके बच्चों का बदला लेने के लिए जलते हैं, और छोटे लोग हमारे साथ होंगे। वे अपने राजा के लिए रोते हैं। उसने इलीरियो को उत्सुकता से देखा। वे करते हैं, है ना? वे आपके लोग हैं और वे आपसे बहुत प्यार करते हैं, मैजिस्टर इलीरियो ने विनम्रता से कहा। पूरे राज्य में होल्ड फास्ट में पुरुष आपके स्वास्थ्य के लिए गुप्त टोस्ट उठाते हैं।
जबकि महिलाएं ड्रैगन बैनर सिलती हैं और पानी के पार से आपके लौटने के दिन के लिए उन्हें छिपाती हैं। उसने जोर से कंधे उचकाए। या तो मेरे एजेंट मुझे बताते हैं। डैनी के पास कोई एजेंट नहीं था। यह जानने का कोई तरीका नहीं था कि संकीर्ण समुद्र के पार कोई क्या कर रहा था या क्या सोच रहा था। लेकिन वह इलीरियो की मीठी बातों पर भरोसा नहीं कर रही थी, क्योंकि वह इलीरियो की हर बात पर भरोसा नहीं कर रही थी। हालांकि उसका भाई उत्सुकता से सिर हिला रहा था। मैं उस सूदखोर को खुद ही मार डालूंगा, उसने वादा किया, जिसने कभी किसी को नहीं मारा था। जैसे उसने मेरे भाई रेगर को मारा था और लैनिस्टर को भी। किंग्सलेयर, उसने मेरे पिता के साथ जो किया उसके के लिए यह सबसे उपयुक्त होगा, मैजिस्टर इलीरियो ने कहा। डैनी ने उसके भरे हुए होठों के चारों ओर मुस्कुराहट का हल्का सा संकेत देखा, लेकिन उसके भाई ने ध्यान नहीं दिया। सिर हिलाते हुए उसने एक पर्दा हटाया और रात में घूरता रहा। और डैनी को पता था कि वह एक बार फिर ट्राइडेंट की लड़ाई लड़ रहा था। खाल ड्रोगो का 9 टावर वाला घर खाड़ी के पानी के किनारे बैठा था। इसकी ऊंची ईंट की दीवारें पीली आइवी से ढकी हुई थीं। इसे पेंटोस के मैजिस्टरों ने खाल को दिया था, इलीरियो ने उन्हें बताया। फ्री सिटीज हमेशा घुड़सवारों के साथ उदार थे। ऐसा नहीं है कि हम इन बर्बर लोगों से डरते हैं, इलीरियो ने मुस्कुराते हुए समझाया। प्रकाश का देवता हमारे शहर की दीवारों को 10 लाख दोथराकी के विरुद्ध खड़ा कर देगा, या ऐसा लाल पुजारियों ने वादा किया है। फिर भी जोखिम क्यों उठाना जब उनकी दोस्ती इतनी सस्ती है। उनकी पालकी को गेट पर रोक दिया गया। घर के एक गार्ड ने पर्दे को जोर से पीछे खींच दिया। उसके पास दोथराकी की तांबे की त्वचा और गहरे बादामी रंग की आंखें थीं, लेकिन उसका चेहरा बाल रहित था और उसने अनसुलिड की नुकीली कांस्य टोपी पहन रखी थी। उसने उन्हें ठंडेपन से देखा। मैजिस्टर इलीरियो ने खुरदरी दोथराकी भाषा में उससे कुछ कहा। गार्डमैन ने उसी आवाज में जवाब दिया और उन्हें गेट से बाहर जाने दिया। डैनी ने देखा कि उसके भाई का हाथ उसकी उधार ली गई तलवार के मूठ के चारों ओर कसकर जकड़ा हुआ था। वह लगभग उतना ही भयभीत लग रहा था जितना वह महसूस कर रही थी। अहंकारी नपुंसक, विसेरिस ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्योंकि पालकी हवेली की ओर बढ़ रही थी। मैजिस्टर इलीरियो के शब्द मधुर थे। आज रात दावत में हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। कई महत्वपूर्ण लोग होंगे, ऐसे लोगों के दुश्मन होते हैं। खाल को अपने मेहमानों की रक्षा करनी चाहिए। उनमें से आप सबसे प्रमुख हैं, महामहिम। इसमें जैसा चाहे वैसा करने की अनुमति होनी चाहिए। मैं रात खत्म होने से पहले सर जोरा से बात करना चाहूंगा, उसके भाई ने कहा। डैनी ने खुद को उत्सुकता से शूरवीर को देखते हुए पाया। वह एक बूढ़ा आदमी था, 40 पार और गंजा, लेकिन अभी भी मजबूत और फिट। रेशम और सूती के बजाय उसने ऊनी और चमड़े के कपड़े पहने थे। उसका अंगरखा गहरे हरे रंग का था, जिस पर 2 पैरों पर खड़े काले भालू की आकृति बनी हुई थी। वह अभी भी उस अजीब आदमी को देख रही थी जिसे वह कभी नहीं जानती थी, जब मैजिस्टर इलीरियो ने उसके नंगे कंधे पर अपना नम हाथ रखा। वहां प्यारी राजकुमारी, उसने फुसफुसाया। वह खुद खाल है। डैनी भागना और छिपना चाहती थी, लेकिन उसका भाई उसे देख रहा था। और अगर वह उसे नाराज करती तो उसे पता था कि वह ड्रैगन को जगा देगी। बेचैनी से वह मुड़ी और उस आदमी की ओर देखा, जिसे विसेरी ने उम्मीद की थी कि वह रात खत्म होने से पहले उससे शादी करने के लिए कहेगा। उसने सोचा कि दासी लड़की बहुत गलत नहीं थी। खाल ड्रोगो कमरे में सबसे लंबे आदमी से एक सिर लंबा था, फिर भी किसी तरह अपने पैरों पर हल्का था। इलीरियो के मैनेजर में पैंथर जितना सुंदर। वह उससे कम उम्र का था, जितना उसने सोचा था, 30 से ज्यादा नहीं। उसकी त्वचा पॉलिश किए हुए तांबे के रंग की थी। उसकी मोटी मूछें सोने और कांसे के छल्लों से बंधी थीं। मुझे जाकर अपना पक्ष रखना चाहिए, मैजिस्टर इलीरियो ने कहा। यहां रुको, मैं उसे तुम्हारे पास लाता हूं। उसके भाई ने उसका हाथ पकड़ लिया और इलीरियो खल की ओर लपका। उसकी उंगलियां इतनी जोर से दबा रही थीं कि वे दर्द कर रही थीं। क्या तुमने उसकी चोटी देखी है, प्यारी बहन? ड्रोगो की चोटी आधी रात की तरह काली थी और सुगंधित तेल से भरी हुई थी, जिसमें छोटी छोटी घंटियां लटकी हुई थीं, जो उसके हिलने पर धीरे धीरे बजती थीं। यह उसकी बेल्ट से काफी नीचे तक झूल रही थी
यहां तक कि उसके नितंबों से भी नीचे। इसका सिरा उसकी जांघों के पीछे से टकरा रहा था। देखा ये कितना लंबा है, विसेरीज ने कहा। जब डोथराकी युद्ध में हार जाते हैं तो वे अपमान में अपनी चोटियां काट देते हैं ताकि दुनिया को उनकी शर्म का पता चले। खाल ड्रोगो ने कभी कोई लड़ाई नहीं हारी है। वह एगॉन ड्रैगन लॉर्ड फिर से आया है और तुम उसकी रानी बनोगी। डैनी ने खाल ड्रोगो को देखा। उसका चेहरा कठोर और क्रूर था। उसकी आंखें गोमेद की तरह ठंडी और काली थी। जब वह ड्रैगन को जगाती थी तो उसका भाई उसे कभी कभी चोट पहुंचाता था, लेकिन वह उसे उस तरह से नहीं डराता था जिस तरह से यह आदमी उसे डराता था। मैं उसकी रानी नहीं बनना चाहती, उसने खुद को एक छोटी पतली आवाज में कहते हुए सुना। कृपया कृपया विसेरीज, मैं नहीं चाहती, मैं घर जाना चाहती हूं। घर! उसने अपनी आवाज धीमी रखी, लेकिन वह उसके स्वर में रोष सुन सकती थी। हम घर कैसे जाएंगे प्यारी बहन? उन्होंने हमारा घर हमसे छीन लिया। उसने उसे छाया में खींच लिया, नजरों से दूर। उसकी उंगलियां उसकी त्वचा में धंस रही थी। हम घर कैसे जाएंगे? उसने दोहराया, जिसका मतलब था किंग्स लैंडिंग।